जय हिंद, नमस्कार। प्रभात एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अध्ययन की श्रृंखला में आज हम आपके साथ अध्यक्षीय सरकार डिस्कस करने जा रहे हैं। हम अपने पिछले लेक्चर्स में आप लोगों के साथ संसदीय सरकार के बारे में परिचर्चा किया था। आज हम अध्यक्षीय सरकार के बारे में आपसे परिचर्चा करेंगे। अध्यक्षीय सरकार क्या है, अध्यक्षीय सरकार की विशेषताएं क्या है, अध्यक्षीय सरकार के गुण क्या है, अध्यक्षीय सरकार के दोष क्या है, इन सब पहलुओं पर हम परिचर्चा करेंगे। पिछले लेक्चर में जब हम संसदीय सरकार की चर्चा कर रहे थे उस समय हमने आपसे कहा कि जब कार्यपालिका और विधायिका के मध्य संबंधों के आधार पर सरकार का वर्गीकरण किया जाता है तो सरकार को दो भागों में बांटते हैं, संसदीय सरकार और अध्यक्षीय सरकार। जहां संसदीय सरकार में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दोनों अलग अलग होती है, राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों अलग अलग होता है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में क्लोज संबंध पाए जाते हैं। तो दूसरी तरफ अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों एक ही व्यक्ति होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दोनों एक ही होती है। शासन का वह स्वरूप अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहलाता है जिसमें राष्ट्र का अध्यक्ष, राज्य का अध्यक्ष और शासन का अध्यक्ष दोनों एक ही व्यक्ति होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष अपनी नीतियों के लिए व्यवस्थापिका से पूरी तरह से स्वतंत्र होता है और यह स्वतंत्रता उसे संवैधानिक दृष्टि से मिली होती है। कोई आपसे पूछता है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है तो आपका उत्तर होना चाहिए शासन का वह स्वरूप अध्यक्षीय शासन प्रणाली कहलाता है जिसमें नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दोनों एक ही होती है। राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों एक ही होता है। एक ऐसी शासन प्रणाली जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों एक दूसरे से पूर्णतया संवैधानिक रूप से स्वतंत्र होती हैं, दोनों एक दूसरे के कार्यों में सामान्यतया हस्तक्षेप नहीं करती हैं। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या है, इस पर अब हम चर्चा करते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या है? अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की पहली विशेषता है नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर। विशेषताएं हम डिस्कस कर रहे हैं अध्यक्षीय शासन प्रणाली की। तो पहली विशेषता है नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर को लेकर के, वास्तविक कार्यपालिका में अंतर को लेकर के अध्यक्षीय शासन प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में कोई अंतर नहीं होता,
जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है वही वास्तविक कार्यपालिका होती है। अर्थात राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों एक ही होता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति नाम मात्र की भी कार्यपालिका है, राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका भी है। राष्ट्रपति राष्ट्र का भी प्रमुख है, राष्ट्रपति शासन का भी प्रमुख है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है, वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद है। भारत में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है परंतु शासनाध्यक्ष नहीं है। भारत में शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिपरिषद है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति कार्यपालिका का भी प्रधान होता है, राष्ट्र का प्रमुख भी होता है। संसदीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता। संसदीय शासन प्रणाली में दोनों अलग अलग होते हैं। राष्ट्रपति प्रणाली, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने इच्छा से अपने मंत्रियों का, अपने सलाहकारों का चयन करता है, अपने मंत्री परिषद का वह निर्माण करता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्र प्रमुख का चयन, शासनाध्यक्ष का चयन सामान्यतया जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में किया जाता, कहीं कहीं अप्रत्यक्ष रूप में भी किया जाता। तो कहने का आशा है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में शासनाध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष का चयन जनता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति जो शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष होता उसको नहीं हटाया जा सकता। तो अभी हमने बताया कि पहली विशेषता जो है अध्यक्षीय शासन प्रणाली की, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका में कोई अंतर नहीं होता है। राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। संविधान द्वारा संपूर्ण शक्तियां राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्ष को प्रदान की गई होती। दूसरा अंतर, दूसरी विशेषता, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पृथक और परस्पर स्वतंत्र होना। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की दूसरी विशेषता है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पूर्णतया पृथक और स्वतंत्र होना, पृथक और स्वतंत्र होना, स्वतंत्र होना, यह दूसरी विशेषता। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की दूसरी विशेषता है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का पूर्णतया स्वतंत्र होना। कार्यपालिका के प्रमुख का चयन जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता। सभी शक्तियां राष्ट्रपति को संविधान द्वारा प्रदान की गई होती हैं। राष्ट्रपति अपने विवेक से, अपने इच्छा से अपने मंत्रियों और सलाहकारों का चयन करता है। यहाँ पर यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रपति के मंत्री या सलाहकार जो हैं वह व्यवस्थापिका के अनिवार्यता सदस्य हो। जैसा कि आप संसदीय शासन प्रणाली में देखते हो कि मंत्रियों को व्यवस्थापिका का सदस्य होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है।
कार्यपालिका के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति व्यवस्थापिका के बाहर के लोगों को अपने मंत्रिपरिषद में, अपने मंत्रिमंडल में सम्मिलित करता है। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं होते हैं, जवाबदेह भी नहीं होते हैं। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका अलग होती है, कार्यपालिका अलग होती है, दोनों के सदस्य अलग अलग होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य संसदीय शासन प्रणाली जैसे घनिष्ठ संबंध नहीं होता, बल्कि दोनों एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र होते हैं। लेकिन इसका आशय यह भी नहीं है कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण नहीं करती है। व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट को अंतिम रूप से स्वीकृति दी जाती है। बजट में कटौती भी की जाती है। यह सब कुछ प्रक्रिया व्यवस्था द्वारा अपनाई गई, लेकिन सामान्य तौर पर दोनों अलग अलग होते हैं। कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को निर्धारित समय अवधि के पहले विघटित नहीं कर सकता। राष्ट्रपति न तो व्यवस्थापिका की बैठक बुला सकता, न तो राष्ट्रपति व्यवस्थापिका की बैठकों को स्थगित कर सकता, न तो राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को निर्देश या संदेश दे सकता। इस आधार पर कहा जाता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं। तीसरी विशेषता है अध्यक्षीय शासन प्रणाली की सरकार के कार्यकाल की निश्चितता, राष्ट्रपति के कार्यकाल की निश्चितता, राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष के कार्यकाल की निश्चितता। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख खूबसूरत विशेषता कार्यकाल का निश्चित होना। हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता। 4 वर्ष के पूर्व उसे सामान्यतया हटाया नहीं जा सकता। अगर किसी कारण से राष्ट्रपति को हटाना पड़ता है तो उसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है, जिसको पारित कराना और लाना दोनों ही अत्यंत जटिल होते हैं। हम संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति संविधान की रक्षा करने का शपथ लेता, इसलिए सामान्यतया उस पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाकर महाअभियोग के माध्यम से हटाया जा सकता। सामान्य तौर तरीके अपनाकर व्यवस्थापिका उसे हटा नहीं सकती। राष्ट्रपति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, जैसा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री महोदय के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लेकिन अमेरिका में या अध्यक्षीय शासन प्रणाली में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो जब सरकार का कार्यकाल निश्चित होता तो सरकार भय मुक्त होकर कार्य करती है। सरकार बिना किसी दबाव में आए कार्य करती है। सरकार मुक्त होकर कार्य करती है, जिससे सरकार के ऊपर निर्णय लेने की स्वतंत्रता, नीतियों के निर्माण की स्वतंत्रता, योजनाओं के निर्माण की स्वतंत्रता आदि होती है। और इस स्थिति में कहीं न कहीं सरकार मुक्त होकर कार्य करती है। क्लियर हुआ? तो यह मैंने अभी एक विशेषता बताया। चौथी विशेषता इसकी है अवरोध एंड
अवरोध और संतुलन की थ्योरी पर कार्य करना। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की एक और विशेषता अवरोध और संतुलन की थ्योरी पर कार्य करना। संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करना। अवरोध एवं संतुलन के सिद्धांत पर कार्य करना। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अधिकार संपन्न होता, सत्ता संपन्न होता, लेकिन यह भी व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति स्वेच्छाचारी न हो जा, राष्ट्रपति तानाशाह की तरह कार्य न करने लगे। तो इसलिए यह व्यवस्था भी की जाती है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को वहाँ के संसद द्वारा अनुमोदित किया जाए। तो अमेरिका का हम उदाहरण देंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्तियां की जाती है उसे वहाँ की संसद के सदन सीनेट द्वारा अनुमोदित किया जाता है। तो यह अधिकारों को चेक और संतुलन स्थापित करने का एक खूबसूरत प्रयास किया गया। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति को सब कुछ अधिकार दिए गए, लेकिन उस पर विधायिका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में नियंत्रण करने का भी प्रयास करती है, चाहे वह बजट संबंधी हो या नियुक्तियों संबंधी हो। तो अभी हमने आपको बताया अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता में हमने 4 पॉइंट आपको बताया कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दोनों एक ही होती है। दूसरी विशेषता बताया कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का दो स्वतंत्र अस्तित्व होता, दोनों एक दूसरे से पृथक और स्वतंत्र होते हैं। तीसरी विशेषता बताया कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यकाल की स्वतंत्र निश्चितता होती है, कार्यकाल फिक्स होता। चौथी विशेषता हमने बताया अवरोध और संतुलन की थ्योरी पर कार्य करना। अब नेक्स्ट हमारा अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है, अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। हालांकि इसको हमने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन फिर भी हमने बताया कि विशेषता से ही इस प्रश्न का भी उत्तर कि अध्यक्षीय और संसदीय शासन प्रणाली में अंतर क्या। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में शक्ति पृथक्करण पाया जाता है, सेपरेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। संसदीय शासन प्रणाली में सेपरेशन ऑफ पावर की मात्रा बहुत कम होती है। संसदीय शासन प्रणाली में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच क्लोज संबंध होता है। कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्यतः व्यवस्थापिका के सदस्य होते। दूसरा अंतर क्या, अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्र का अध्यक्ष शासनाध्यक्ष दोनों एक ही व्यक्ति होता है, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में दोनों अलग। जैसे भारत में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष, दोनों अलग, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा नहीं मिलता। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में सरकार का कार्यकाल निश्चित होता है, संसदीय शासन प्रणाली में सरकार का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। सरकार व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी है। व्यवस्थापिका और विश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार को कभी भी पदच्युत कर सकती है, जैसा कि वर्तमान में भारत में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में
कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति संवैधानिक तौर पर पूर्णतया उत्तरदायी नहीं होते, जबकि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी होती। तो अभी हमने यह अंतर आपको बताया। आगे हमें डिस्कस करना है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण क्या है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण। अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण। अध्यक्षीय शासन प्रणाली के गुण। देखिए, अध्यक्षीय शासन प्रणाली हो या संसदीय शासन प्रणाली हो या कोई अन्य शासन प्रणाली ही क्यों न, सभी शासन प्रणालियों के अपने अपने गुण और दोष भी होते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली के तरह अध्यक्षीय शासन प्रणाली के भी कुछ गुण और दोष है। तो अभी हम गुण की चर्चा कर रहे हैं। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली का पहला गुण है अस्थायित्व। हमने कुछ देर पहले कहा कि संसदीय शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है कार्यकाल का निश्चित होना। संसदीय शासन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यकाल निश्चित होता है, इसलिए शासन प्रशासन में अस्थायित्व पाया जाता है। शासन प्रशासन में स्टेबिलिटी होती है। शासन प्रशासन के सम्मुख जब कार्यकाल की अनिश्चितता का भय नहीं होता, उन्हें पता होता है कि 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष जो भी समय निर्धारित, उनमें उसके पहले हमें कोई हटा नहीं सकता, तो वह निश्चिंत हो करके बिना किसी दबाव में आए राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख करके अपनी नीतियों का निर्माण करते हैं, अपने कार्यक्रमों का निर्माण करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, उनको लागू करते हैं। जब कार्यकाल अनिश्चित होगा तो शासन प्रशासन में स्थिरता नहीं होगी, अस्थायित्व होगा, इनस्टेबिलिटी होगी। ऐसे स्थिति में प्रॉपर तरीके से, इफेक्टिव तरीके से कार्य नहीं किया जा सकता। यह एक गुण होता है अस्थायित्व का। दूसरा गुण होता है अवरोध और संतुलन का समावेश होने के कारण कार्यपालिका में स्वेच्छाचारिता का अभाव या स्वेच्छाचारिता की कमी। यह दूसरा गुण स्वेच्छाचारिता का अभाव, स्वेच्छाचारिता का अभाव होता। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में अवरोध और संतुलन की थ्योरी अप्लाई होती है। कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णयों या राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों को अंतिम रूप से स्वीकृति सीनेट द्वारा किया जाता। इसलिए राष्ट्रपति किसी ऐसी नियुक्ति नहीं करते हैं जिसे सीनेट अस्वीकार कर दे। तो राष्ट्रपति शासन की नीतियों का निर्माण करते समय कानून व्यवस्थापिका से विधि निर्माण की अपील करते समय या धन की स्वीकृति के संदर्भ में व्यवस्थापिका के साथ तालमेल बैठा करके ही राष्ट्रपति को चलना पड़ता।
राष्ट्रपति यदि मनमाने तरीके से कार्य करते हैं तो व्यवस्थापिका उन पर अंकुश लगाने का प्रयास करती है। इससे स्वच्छाचारिता देखने को नहीं मिलती। राष्ट्रपति मनमाने ढंग से नहीं कार्य कर सकते। यदि कार्यपालिका का कोई आदेश या निर्णय कानून के विरुद्ध, संविधान के विरुद्ध है तो उसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती। हालांकि ऐसा संसदीय शासन प्रणाली में भी होता, लेकिन यहाँ पर यह कहा जाता कि कार्यपालिका के निर्णयों पर विधायिका अत्यधिक अंकुश लगाने में सक्षम होती है, क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका में के सदस्य अलग अलग होते हैं। उनमें घनिष्ठ संबंध नहीं होता, तो इसलिए दोनों राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख करके काम करते हैं। समन्वय बनाना भी पड़ता है, लेकिन स्वेच्छाचारिता की स्थिति नहीं होती। अगली विशेषता की अध्यक्षीय शासन प्रणाली का अगला गुण जो है विशेषज्ञों का शासन। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में विशेषज्ञ अधिक देखने को मिलते हैं। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री को अपने दल या गठबंधन के लोगों को ही अपनी मंत्रिपरिषद में, अपने सरकार में सम्मिलित करना एक तरह से उनकी राजनैतिक मजबूरी होती है, एक तरह से उनकी राजनैतिक बाध्यता होती है। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति स्वतंत्र होता है। वह अपने दल के बाहर का, अपने गठबंधन के बाहर के भी किसी व्यक्ति को या किसी अन्य योग्य व्यक्ति को, स्किल्ड पर्सन को अपने मंत्री परिषद में अपने सलाहकार के रूप में, अपने सचिव के रूप में नियुक्ति कर सकता। तो अध्यक्षीय संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए अपने दल के बाहर या अपने गठबंधन के बाहर से भी किसी भी व्यक्ति को सम्मिलित कर सकता। ऐसा होने से शासन प्रशासन में विशेषज्ञता को बढ़ावा मिलता, कुशलता को बढ़ावा मिलता। प्रायः देखा जाता है संसदीय शासन प्रणाली में कि प्रधानमंत्री दलगत दबाव में, गठबंधन के दबाव में ऐसे लोगों को भी मंत्री नियुक्त करता जिनमें पर्याप्त योग्यता नहीं होती है, या ऐसे मंत्रालयों को देना पड़ता जिनके संदर्भ में उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ऐसा नहीं होता, योग्यता को अधिक सम्मान दिया जाता। इसलिए कहा जाता कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली जो होती है विशेषज्ञों की शासन प्रणाली है। इसमें विशेषज्ञता को अधिक स्थान मिलता। अध्यक्षीय शासन प्रणाली के संदर्भ में यह भी कहा जाता, या अध्यक्षीय शासन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण गुण यह भी है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली आपातकाल के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण। तो तीसरा गुण बताया विशेषज्ञता, चौथा आपातकालीन परिस्थितियों के लिए अधिक उपयोगी। आपातकालीन स्थिति के लिए अधिक उपयोगी। अध्यक्षीय शासन प्रणाली आपातकालीन स्थितियों के लिए अत्यधिक उपयोगी, क्योंकि यहाँ पर निर्णय त्वरित रूप में तुरंत लिया जा सकता। कभी कभी निर्णय हमें तुरंत लेना पड़ता, हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम वाद विवाद कर सके।
उस पर पर्याप्त बहस करा सके, या हम उसको लेकर के एक सर्वेक्षण कराएं, एक समर्थन कराएं, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्षीय शासन प्रणाली बहुत अधिक उपयोगी होती। राष्ट्रपति के पास समग्र अधिकार होता। राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करते हुए संकट की समस्या का समाधान के लिए तुरंत वह निर्णय लेता, चाहे वह बाह्य आक्रमण की स्थिति हो, या गृह युद्ध की स्थिति हो, या आर्थिक संकट हो, या अन्य किसी भी प्रकार का संकट हो, तो उसके लिए राष्ट्रपति को, सरकार को त्वरित निर्णय लेना होता है। तो उसके लिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली उपयुक्त है। चाहे वह प्रथम विश्व युद्ध रहा हो या द्वितीय विश्व युद्ध रहा हो, संयुक्त राज्य अमेरिका ने इनका सफलतापूर्वक सामना किया, तो उसमें उस देश की शासन प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसके कारण इस पर हम प्रभावपूर्ण तरीके से कार्य कर सके। फिर अगला गुण है अध्यक्षीय शासन प्रणाली का कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का एक दूसरे से स्वतंत्र होना। संवैधानिक तौर पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती हैं, हस्तक्षेप नहीं करती, या एक दूसरे के रास्ते में अनावश्यक बाधा नहीं उत्पन्न करती। तो कार्यपालिका और विधायिका का स्वतंत्र होना काफी महत्वपूर्ण है, एक गुण के रूप में देखा जाता। अध्यक्षीय शासन प्रणाली की अगली विशेषता, यहाँ राजनीतिक दलों के कुप्रभाव कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर राजनीतिक दलों के कुप्रभाव में कमी होती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्र को विखंडित करने वाले तत्वों, विशेष रूप से राजनीतिक विध्वंसात्मक प्रवृत्तियां कम दिखाई पड़ती है। यद्यपि यहाँ पर भी जो होता, राजनीतिक दल सुसंगठित होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं, वेल ऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन मुख्य रूप से दो राजनीतिक दल हैं। दोनों संगठित है, प्रभावशाली है, लेकिन और इस कारण जो होता है वहाँ जो राजनीतिक प्रक्रिया संतुलित और सुव्यवस्थित तरीके से संचालित। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में दल बदल के कारण जो विकृतियां उत्पन्न होती है, सत्ता को गिराने और बनाने की जो प्रक्रिया होती है वह नहीं चल पाती है, क्योंकि कार्यपालिका का कार्यकाल सुनिश्चित होता, निश्चित होता। इस कारण जो है कार्यपालिका सहित अपने कार्य के प्रति, अपने कार्यकाल के प्रति निश्चित होती है, बिना दलीय दबाव के कार्य करती है। तो कहा जाता है जो राजनीतिक दलों की विकृतियां होती है, कुप्रभाव होता, वह अध्यक्षीय संसदीय शासन प्रणाली में कम दिखाई पड़ता। ऐसा नहीं है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में गुटबाजी नहीं होती, दलों का अस्तित्व नहीं, दलों का भी अस्तित्व होता है, गुटबाजी भी होती है, लेकिन संसदीय शासन प्रणाली की तुलना में कम होती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में दलगत आधार पर चुनाव होने के साथ साथ व्यक्ति के व्यक्तित्व या व्यक्ति का भी चयन किया जाता। पहले से लोगों को पता होता कि कौन व्यक्ति हमारा राष्ट्रपति बनने जा रहा। संसदीय शासन प्रणाली में आपको सामान्यतया पता नहीं होता। संसदीय शासन प्रणाली में जब पार्टी के निर्वाचित सदस्य होते
वह शासनाध्यक्ष का चयन करते हैं, वह प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में पहले से पता कि मिस्टर एक्स राष्ट्रपति होने जा रहे या मिस्टर वाई होने, तो इसलिए जो देश का मतदाता होता, देश की जनता होती है, वह दल के साथ साथ व्यक्ति को भी ध्यान में रख करके मतदान करती है कि जिस हमारा राष्ट्राध्यक्ष जो होने जा रहा उसका चरित्र क्या, उसकी बौद्धिक क्षमता क्या, उसका विवेक क्या इत्यादि। तो यह तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली का एक और गुण है जो है यह बहुदलीय व्यवस्था के लिए उपयुक्त होती है। बहुदलीय शासन प्रणाली जब अस्तित्व में होती है तो राजनीतिक अस्थिरता भी समय समय पर उत्पन्न होती है, और जब राजनीतिक अस्थिरता समय समय पर उत्पन्न होती है तो उसका प्रभाव शासन की नीतियों पर, उसका प्रभाव शासन के निर्णयों पर, उसका प्रभाव शासन के कार्यकरण पर पड़ता। भारत में भी समय समय पर राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न होती है। हम केंद्र की बात करें तो 1989 से लेकर के जून 1991 तक राजनीतिक स्थिरता रही, या मई 1996 से लेकर के 1998 या हम कहें फरवरी 1999 तक राजनीतिक अस्थिरता देखने को केंद्र में मिली। 1996 से 98 के दौरान देश ने 3 प्रधानमंत्री देखा, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, फिर अटल बिहारी वाजपेयी, फिर इसके बाद देश में राजनीतिक स्थिरता कायम हुई। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली हमें पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के जो डिमेरिट है, जो अवगुण है, उससे बचाने का काम करती है। अब हम डिस्कस करेंगे अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोष। अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोष। अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोष। देखिए, अध्यक्षीय शासन प्रणाली के ऊपर जो पहला आरोप लगता, जो इसकी पहली डिमेरिट बताई जाती है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी होने की संभावना होती है, राष्ट्रपति के स्वेच्छाचारी होने की संभावना होती है। राष्ट्रपति के पास सभी अधिकार होते हैं, इसलिए राष्ट्रपति उन अधिकारों का दुरुपयोग कर सकता। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के पहले सामान्य तरीके से हटाया नहीं जा सकता, इसलिए राष्ट्रपति पर कोई दबाव नहीं होता, इसलिए वह अपने अधिकारों का मनमाने तरीके से उपयोग कर सकता है। राष्ट्रपति पर यह आरोप लगता। अमेरिका का हम उदाहरण, प्रथम विश्व युद्ध के समय वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूजवेल्ट अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इन दोनों के संदर्भों में कहा जाता कि इन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, एक निरंकुश शासक के रूप में इन्होंने काम किया। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के निरंकुश होने की संभावना, कार्यपालिका के स्वेच्छाचारी होने की भी संभावना बनी रहती है। यह एक इसका अवगुण। दूसरा, अध्यक्षीय शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता, कार्यपालिका का उत्तरदायित्व न होना, उत्तरदायित्व का अभाव। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में उत्तरदायित्व की कमी पाई जाती है। कार्यपालिका प्रत्यक्षतः
व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। कार्यपालिका को से व्यवस्थापिका के लोग प्रत्यक्षता प्रश्न नहीं पूछते हैं। कार्यपालिका से पर व्यवस्थापिका का प्रत्यक्षता नियंत्रण नहीं होता। शासन प्रशासन की नीतियों, योजनाओं या कार्यों के लिए कार्यपालिका को प्रत्यक्षता जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। यह एक डिमेरिट के रूप में देखा जाता है। फिर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का स्वतंत्र होना, कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का स्वतंत्र होना जहां अध्यक्षीय शासन प्रणाली का एक खूबसूरत पहलू माना जाता, गुण माना जाता, तो वहीं कहा जाता है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच गतिरोध उत्पन्न होने की भी संभावना रहती है। जब व्यवस्थापिका में किसी अन्य दल का बहुमत होता तो सामान्यतया व्यवस्थापिका कार्यपालिका द्वारा की गई नियुक्तियों को या कार्यपालिका के बजटी प्रावधानों को रोक करके एक प्रकार से संदेश देती है कि सब कुछ आप नहीं हो। तो यहीं पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य एक टकराहट उत्पन्न। अनेक बार संयुक्त राज्य अमेरिका में बजटी प्रस्तावों को सीनेट ने कुछ समय के लिए रोक दिया, जिससे अमेरिका में संवैधानिक संकट भी उत्पन्न होते होते बचा। तो यह क्या, जब कार्यशासन के अंगों में, सरकार के अंगों में टकराहट उत्पन्न होती है, गतिरोध उत्पन्न होता, तो उसका शासन प्रशासन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होता। तो यह गतिरोध कभी कभी उपयुक्त नहीं होता है, लेकिन एक संभव। फिर अगला, अध्यक्षीय शासन प्रणाली काफी कठोर होती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में लोचशीलता की कमी पाई जाती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में समय एवं परिस्थितियों की मांग के अनुसार तुरंत संशोधन नहीं किया जाता। कभी कभी परिस्थितियां या समय स्थितियां ऐसे उत्पन्न हो जाती है कि हमें त्वरित निर्णय लेना पड़ता, हमें तुरंत कोई न कोई कदम उठाना पड़ता। तो यह, लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में ऐसा संभव नहीं हो पाता, या किसी तत्कालिक परिस्थितियों में किसी हमें कानून की आवश्यकता पड़ती है, विधायिका और कार्यपालिका में गतिरोध होने के कारण तुरंत कानून बना पाना संभव नहीं हो पाता। तो यह हमें जो है कहीं न कहीं पीछे ले जाती है। यह स्थिति उपयुक्त नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली थी, अमेरिका में अध्यक्षीय आज भी थी। संसदीय शासन प्रणाली में लोचशीलता होती है। लोचशीलता के कारण ब्रिटेन ने अपने संसदीय चुनावों को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान टालने में सफल रहा, लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली के कारण प्रतिकूल स्थितियां होने के बावजूद अमेरिका में 1940 और 1944 में राष्ट्रपति का चुनाव कराना पड़ा। प्रतिकूलता के बावजूद चुनाव को स्थगित नहीं किया गया। ऐसा इसलिए कि वहां संशोधन आसान नहीं था, संवैधानिक प्रक्रिया को स्थगित करना संभव नहीं था, लेकिन ब्रिटेन में स्थगित कर दिया गया। फिर नेक्स्ट अवगुण है प्रशासनिक एकता के सिद्धांत के विरुद्ध। कहा जाता है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली प्रशासनिक एकता के अनुकूल नहीं है। प्रशासन या शासन एक समष्टिगत
मैक्रो रूप में कार्य करता। सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। लेकिन अध्यक्षीय शासन प्रणाली में इन तीनों का पृथक अस्तित्व है, पृथक स्वतंत्र है। तीनों एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होते हैं और यह स्वतंत्रता प्रशासनिक एकता के विरुद्ध मानी जाती है। यह स्वतंत्रता प्रशासनिक एकता के अनुकूल नहीं है। तो यह स्थिति कभी कभी हमारे लिए जटिलता पैदा करती है। तो मित्रों, अभी हमने अध्यक्षीय शासन प्रणाली की चर्चा किया, संसदीय शासन प्रणाली की चर्चा किया, पहले ही कर चुके थे। अध्यक्षीय शासन प्रणाली क्या, अध्यक्षीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या, गुण क्या, दोष क्या, यह सब कुछ मैंने आपके साथ चर्चा परिचर्चा किया। मित्रों, अक्सर यह प्रश्न उठता है कि इन दोनों में बेटर कौन है, इन दोनों में अच्छी क्यों। भारत में भी समय समय पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली की मांग उठती रही है। भारत में अध्यक्षीय शासन प्रणाली की मांग भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता, उनके पिलर लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा 1970 के आसपास मांग की गई। उसके बाद भी लगातार की गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बसंत साठे, जो लगातार 8 बार एमपी रहे, उन्होंने भी अध्यक्षीय शासन प्रणाली की मांग की। तो ऐसा नहीं है कि भारत में अध्यक्षीय शासन प्रणाली की मांग संसदीय अस्थिरता के कारण या केंद्र में पर्याप्त बहुमत न मिलने के कारण या केंद्र में ऐसे लोगों के मंत्री बनने या लोगों के प्रधानमंत्री जिनका राष्ट्रीय जनाधार न हो या जो उपयुक्त योग्यता न रखते हो, आदि कारणों से प्रश्न उठने लगा कि भारत में भी अध्यक्षीय शासन प्रणाली लागू की जानी चाहिए, संविधान। लेकिन इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया। कौन सी प्रणाली अच्छी है, कौन बुरी, यह डिपेंड करता परिस्थितियों, समय, घटना चक्र और हमारे राजनीतिक नेतृत्व की सोच पर। किस परिस्थिति में कौन सी परिस्थिति है, क्या घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, या देश का राजनीतिक नेतृत्व किस दिशा में सोच रहा, उस पर। दोनों प्रणालियों में अच्छाइयाँ भी हैं, दोनों प्रणालियों में बुराइयाँ भी हैं। हम यह नहीं कह सकते कि अध्यक्षीय प्रणाली पूर्णतया दोष मुक्त है या संसदीय प्रणाली दोष मुक्त है, उनमें कोई कमी नहीं है। तो मित्रों, यह कह पाना कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली सदैव बेहतर होती है या यह कह पाना कि संसदीय शासन प्रणाली सदैव बेहतर होती है, उपयुक्त नहीं है। यह डिपेंड समय, परिस्थिति, आवश्यकता और देश के राजनैतिक नेतृत्व की सोच, देश के जनमानस की सोच पर निर्भर करता है। हम किसी भी प्रणाली को अगर प्रभावपूर्ण तरीके से लागू करते हैं तो उसके माध्यम से हम सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। तो अभी हमने आप लोगों के साथ चर्चा परिचर्चा किया अध्यक्षीय शासन प्रणाली को लेकर के, और पिछले लेक्चर में संसदीय शासन प्रणाली को लेकर के। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। लेकिन मेरा आग्रह है कि आप लोग प्रभात एग्जाम चैनल के बारे में आप अपने मित्रों को बताएं, खुद सब्सक्राइब करें, दूसरों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें, इसे लाइक करें, इसके बारे में चर्चा पर, जिससे कि हमारे प्रयासों को सार्थकता मिल सके
हम आपके लिए और कुछ बेहतर कर सके। प्रभात एग्जाम चैनल का प्रयास होता है कि वह हमेशा आपके लिए कुछ न कुछ नया लाने का प्रयास करता रहता। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाओं से फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो एकात्मक सरकार से संबंधित है। अगला लेक्चर हमारा होगा सरकार के अन्य स्वरूप। एकात्मक सरकार क्या है, संघात्मक सरकार क्या है, इस पर। तो अगला लेक्चर हमारा एकात्मक सरकार के बारे में होगा। धन्यवाद एक बार पूरा।